7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। इसमें ज्यादातर चांस है वर्ड प्रॉब्लम तो पक्का आएगा, ये तो श्योर है, 100% तय है कि वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और उसके लिए हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक क्लास पूरी डेडिकेटेड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है? ठीक है। यहां a, b और c ये कोफिशिएंट्स होते हैं, और कई बार ना क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर जो x की जो वैल्यूज हमें मिलती है उन वैल्यूज को कहा जाता है रूट्स, या फिर क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस, या फिर और क्या बोलते हैं जीरोस। अगर आप पॉलिनोमियल के टर्म्स में देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं जीरोस, और जनरली इसके जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो एक रिलेशन भी आता है, कौन सा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या ये क्लियर? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मैथड्स है। कौन से दो मेथड्स है? हाँ, एक फैक्टराइजेशन जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है, उसमें एबीसी की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये जो डी होता है इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो निकालने का तरीका होता है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, या सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एंड इक्वल रूट्स वाली। इससे एक क्वेश्चन तो आने का बहुत चांस रहता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, जब d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या इसको कई बार बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो, सबने ये नोट कर लिया ना, या ध्यान में तो रखा होगा, पहले तो कभी ना कभी लिखा ही होगा। अब इसका रीजन समझो कि ये 3 तरह के रूट्स क्यों निकलते हैं। मान लो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाली है, एक वैल्यू मान लो 4 है, मान लो d की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो अगर मैं d की वैल्यू 4 यहां पर डालूंगा, सारे बच्चे 1 मिनट में यहां सुनो तो पहले, d की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 0 आई, 4 आई। अगर मैं 4 यहां पर डालूंगा तो x की वैल्यू निकालते समय एक बार क्या होगा, प्लस √4, मतलब +2, √4 की वैल्यू 2 होती है ना, तो एक बार क्या आएगा +2 और एक बार क्या आएगा -2। तो x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी, +2 करने पे अलग आएगा, -2 करने पे अलग आएगा, तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी, इसलिए अनइक्वल लिखा। अगर d की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 0, तो ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू क्या होगी उसकी, सेम होगी। क्या ये क्लियर? और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, मान लो -5 है, तो रूट के अंदर क्या आ गया, -5। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है ना तो उसको रियल नंबर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इसलिए उस समय आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया? तो इस पूरे चैप्टर की समरी बस इतनी ही है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तो मैं एक काम करता हूं, स्टार्ट करता हूं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और फिर बीच बीच में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये तो छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जिससे ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। देख लो इधर क्या लिखा है, which of the following quadratic equation has sum of its roots, sum of roots मतलब sum of zeros, sum of roots या sum of zeros दोनों का मतलब सेम है, उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा
सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, इनमें से किस इक्वेशन की आएगी ये पूछ रहा है। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। कौन सी कंडीशन में फुलफिल हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या? माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -4/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो पहला ऑप्शन कट गया। समझ रहे हो मैं कैसे चेक कर रहा हूं? सेकंड वाले में आ रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4/-1। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 4। यस। और भी तो किसी में आ रहा है यार, इसमें नहीं आ रहा है क्या? माइनस बी बाय, हाँ इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी कुछ और आएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए ना सभी ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, स्किप कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो इधर पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस। कुछ क्वेश्चन मिक्स है देखो, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक के, वो कंफ्यूजन हो जाता है। 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखना है ना सबको। 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जीरो को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना क्या होता है? जैसे अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब क्या हो जाएगा? 1/बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/बीटा। क्या ये क्लियर हो गया? ये याद रखना। अब अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। क्या ये समझ में आया सबको कैसे हुआ? चौरे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलते? श्रेष्ठ, अल्फा इंटू बीटा, अरे ये लिखवाया था ना मैं अभी, अल्फा इंटू बीटा। ये देखो ये लिखा हुआ है तुम लोगों ने, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आ गया यार क्वेश्चन। हाँ यही है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? C/A। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ C की वैल्यू क्या है? C ये वाला टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, तो उसकी वैल्यू यहां पर कितनी है? -K-2 अपॉन A की वैल्यू कितनी है यहां पर चेक करो, 6। A मतलब x² वाला कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। सिंप्लीफाई करो और फिर बताओ क्या रही K की वैल्यू। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -K-2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा -K+2 इज इक्वल्स टू 6। ये -K उधर जाएगा, ये 6 इधर जाएगा, तो 2 - 6 इज इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। अब कितने लोग सही बना पाए इसको? बाकी क्या बोल रहा है तू? तो कुछ और बोल रहा था। ओके, हाँ शौर्य की आवाज सुना था मैं। क्या ये आया? सबका आंसर चेक कर लो एक बार, उसको ठीक से कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए चेक करो, क्या लिखा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? एक बार हाथ उठाओ तो एक बार। ठीक है, ये तो ठीक है। जो नहीं सॉल्व कर सकता वो क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकता? कर लेगा। अनुराग कर लेगा कि नहीं? और पीछे जीवन। अच्छा बता दो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है? जिनसे हो जाएगा जल्दी बनाओ, वेट मत करो, और अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दो। हाँ जल्दी बता दो जीवन, कैसे बनता है? सम कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? अरे सम का मतलब प्लस होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तेरे को। यहां पर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। वैभवी अपना सॉल्व करो, हो गया ये? क्या होता है बता दिया वो? हाँ तो बता, ए और बी की वैल्यू क्या क्या है यहां पर?
और बी की जगह पे क्या आएगा -9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा -9 अपॉन ए की जगह पे कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। समझ में आया ये चीज, चेक कर जल्दी। हाँ, वैसे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, तो यहां पर C की वैल्यू क्या आएगी, तो C तेरी कांस्टेंट टर्म है 4 और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 4/2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार चेक करो सबका ये आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर, और जल्दी बनाओ फटाफट क्वेश्चन। बस इतना ही था और ये 2 मार्क्स का था। हाँ, दोनों मिक्स है इसमें, स्टैंडर्ड और बेसिक। कोई कोई सा आ जाता है, अलग अलग रीजन का भी रहता है, हर रीजन में ऐसा नहीं, किसी किसी रीजन में आ जाता है ऐसा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट बनाया गया। तुम लोग यार ऐसा बैठे मत रहा करो, फटाफट क्वेश्चन नोट करो, बनाओ। हो गया सेकंड वाला भी। क्या लिखा हुआ है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो जल्दी से, 4x² - 5 = 0। मैं चेक करता हूं किसने लिखा है नहीं लिखा है। अनुराग लिख लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ लिख लिया। इसमें ए बी सी की वैल्यू लिखो जल्दी से, क्या है ए की वैल्यू, क्या है बी की वैल्यू, क्या है सी की वैल्यू, क्या है। ए = कितना है बोलो जल्दी, 4। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू गलत, बी की वैल्यू है 0। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, इसमें एक्स है क्या नहीं, तो इसलिए बी 0। सी की वैल्यू क्या है -5। जो गलतियां कर रहे हो उसको याद रखो और दोबारा रिपीट नहीं करना। ओके, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा, b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दो, d = b² मतलब 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे कितना आ जाएगा -5। सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, +80 -80 +80, तो d की वैल्यू आएगी +80, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आया गया सबका, ठीक है। अब अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, हो गया क्या नहीं आया, सुन रहा था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू जिनका हो गया ना वो बुक से सॉल्व करो वाले, मैंने प्रैक्टिस बुक मंगवाई थी ना आज, हाँ उसका क्वाड्रेटिक का चैप्टर ओपन करो, पैरेलली सॉल्व हो जाना चाहिए आज की क्लास में। जिनका ये हो गया है ना, हाँ तो सुने कर एक बार में, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट किया, फिर उसके अंदर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू देख कैसे निकालते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। समझा क्या, ए की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 4, ठीक है। बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0। सी होती कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -5। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पर b की जगह पे डाला 0, 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे डाला 4 और c की जगह पे डाला -5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 80। ओके, दैट्स इट, खत्म। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो नेक्स्ट। हाँ तो देखो सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं, जिनका बनते जाता है ना स्क्रीन वाले क्वेश्चन, वो बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन ये वाला पहले चेक कर लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में से किसी में भी हो सकता है, वो बाइफर्गेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दोनों के लेवल का क्वेश्चन है। तो एक बार देख लो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले लिखो p = फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखो जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लो अपनी नोटबुक में, लिखते रहना, हाथ चलते रहना चाहिए। फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, तो ये चीज लिख लो, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं श्रेष्ठ, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, 3 तरह के रूट्स होते हैं ना, हाँ कब होते हैं इक्वल रूट्स, कब होते हैं कपिल शर्मा इक्वल रूट्स, मारूंगा एक झापड़। नेक्स्ट, d = क्या होता है 0,
इक्वल रूट्स होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। क्या ये याद रहेगा? ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या ये क्लियर है सबको? अब ए बी और सी कैसे निकलते हैं ये पता है? ए बी और सी कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करो। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये ब्रैकेट्स ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, पी एक्स को अंदर। क्या बनेगा बताओ? पी एक्स स्क्वायर। अगली टर्म क्या बनेगी बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। -2px और फिर ये वाली टर्म +6 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या आ रहा है, p। तो a की जगह a की वैल्यू हो गई p। b की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2p। और c की वैल्यू क्या होगी, c कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्या यहां तक सबको क्लियर है? a b c निकलने के बाद अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 था, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। इसका मतलब अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या ये समझ में आया सबको? तो b की जगह पे क्या रखेंगे, -2p का होल स्क्वायर। देख ले उधर पे ध्यान दो। जीवन समझ में आ रहा है यहां तक? -4 a की जगह पे क्या रखेंगे, p, और c की जगह पे क्या रखेंगे, 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक सबका हो गया? ओके, इसके बाद अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे? ये ब्रैकेट में स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4p स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा, 24p इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। क्या यहां तक सारे बच्चों का आ गया? अभी ना मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बताना। यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी। p की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। क्यों 2 वैल्यू मिलेंगी p की? क्योंकि p स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसलिए 2 वैल्यू मिलेंगी। अब वो 2 वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं यहां से कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकलेगा, 4p। 4p निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, p माइनस इसको 4 से डिवाइड करो, 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को एक एक करके 0 करेंगे। एक बार 4p को 0 करेंगे और एक बार p माइनस 6 को 0 करेंगे। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 4 माइनस 4, 0/4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, -6 उधर जाएगा तो +6 नहीं होगा, तो p की वैल्यू +6। तो p की 2 वैल्यू मिली। क्या ये दोनों सही आंसर है? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या ये दोनों सही आंसर है शिवानी? नहीं, एक ही सही है। कौन सा? 6। 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर p की जगह पे 0 डाल दूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। समझ में आया ये चीज? देवेश क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सबसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन दोनों कैटेगरी में आ सकता है, स्टैंडर्ड और बेसिक। अगर बेसिक में आया तो 3 मार्क्स के लिए, स्टैंडर्ड में आया तो 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, हाँ 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछ सकता है। एमसीक्यू में पूछेगा, देखो एमसीक्यू में पूछेगा तो कैसे ऑप्शन देगा पता है? ऑप्शन ए p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन बी p इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी p इज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। समझ गया ना? तो मतलब 0 भी 6 भी वो भी है और उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ऐसा पूछेगा, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। समझ गए ये? चलो हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहां कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट में करेंगे। मैं वही सोच रहा था, कुछ केस स्टडी वाले प्रॉब्लम्स हुए। पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 मार्क्स वाले। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या निकालना है यहां पर, डिस्क्रिमिनेंट डी दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जीवन क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का? जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? तो याद तो रख, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने क्वेश्चन में लगा चुका हूं।
मैं स्केल लेके आऊंगा। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू कितनी है -3। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से पुट करो। 1 और 1, ओके ठीक है 1 49। तो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, देखते कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर पुट किया -5 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे -3, 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, आंसर आएगा 49। ऑप्शन बी सही होगा। किसका बना रहा था? किसका रहा 37? चेक कर लो यहाँ पर और सुधारो अपने आप को, और गलती मत करना दोबारा। ओके, समझ गए ना क्या गलती थी? और किसका किसका बना रहा था? वैभवी 49 आया था। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, तो तुम लोग समझ गए ना क्या गलती कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सबका। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बट आई थिंक ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर का नहीं, ये लीनियर इक्वेशन का है ना? तो इसको समझा देता हूं मैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन समझो, तुम लोग सिर्फ समझ के बताओ क्वेश्चन। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मैं पूछूंगा। पढ़ लिया सबने? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, कितने बच्चों को सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब नहीं पता? सबको पता है? हाँ बताओ, हाँ बता। और किसको पता है? पता है क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री। ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो दो एंगल है जिनका सम है 180 डिग्री, ठीक है, और उनका डिफरेंस कितना है? मान लो एक्स और वाई दो एंगल है, दोनों का सम हो गया 180, और दोनों का डिफरेंस कितना है? ये लिखा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको? जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, दैट्स व्हाई दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री। ओके, अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, बड़े वाले एंगल का मेजर क्या होगा? तो उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हो। एक तरीका, इक्वेशन सॉल्व करके मतलब दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 198। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 198/2, दैट इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? दूसरा एक और तरीका है, एक और तरीके में क्या कर सकते हो आप, सप्लीमेंट्री निकाल लो दोनों का। जैसे इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं समझ गए ना? 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 99। 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 81। 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा? 180 से इसको माइनस करेंगे तो 144 है ना? 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 126। ठीक है, अब ये देख लो कौन सा लार्जर एंगल, देखो ये वाला लार्जर होना चाहिए, तो ये लार्जर और ये स्मॉलर, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18 डिग्री। सिंपल, वो चीज आप चेक कर लो। ठीक है, तो या तो ये तरीका या तो ये तरीका, दोनों में से सॉल्व कर सकते हो। ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10th नंबर वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे, देख लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग दिखाओगे, जल्दी स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता मैं समझाऊंगा, लेकिन पढ़ना तुम लोगों को है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है? जब d इज इक्वल टू क्या होता है 0। बात नहीं कर, सॉल्व कर क्वेश्चन, तेरे कारण उसका गलत हो रहा है। कॉपी कहाँ है तेरी? ठीक से कॉपी भी नहीं बनाया। ये बनाया खत्म होने वाली है, तो पीछे है जगह, है ना सब। क्यों d इज इक्वल टू 0 लिखा है? अरे क्यों लिखा है? काटना नहीं है, क्यों लिखा है ये बता।
उसमें लिखा है इक्वल रूट्स। तो जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो। मैं स्टार्टिंग में लिखवाया था ना, ये सब लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, ये देख, d इक्वल्स टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट। समझा? सॉल्व कर लिया। तो d इज इक्वल्स टू जीरो लिख लेना है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स लिखा हुआ है। और d मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर a b c की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो पहले बताओ b की जगह पे क्या रख रहे हो? b की जगह पे b, हाँ b की जगह पे b रखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर ही रहेगा माइनस 4। a के प्लेस पे क्या आएगा? a के प्लेस पे आ जाएगा 9, और c के प्लेस पे क्या आएगा? तो ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, सो बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो बी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए बी सी डी। क्यों सी होगा बताओ? हाँ देखो भाई, यहां अगर सॉल्व करेगा तो तेरे को b की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो +3 और दूसरी -3। रूट लेने पे दो वैल्यू मिलेगी ना, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या होगा? डी। दोनों वैल्यू पॉसिबल है यहां पर। समझ गया ना ये चीज? क्या ये हटा दूं? हो गया तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation has equal roots. The quadratic equation has equal roots. First है 2x square plus kx plus 3 is equals to 0. Second है k into x minus 2 plus 6 is equals to 0. तो दोनों ही कंडीशन में आपको k की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट 0। स्टार्ट करो सॉल्व करना। सेकंड वाले का आंसर 6 है। ठीक है, फर्स्ट वाले करो पहले, प्लस माइनस 4 2 8 3 24, b स्क्वायर माइनस 4ac 24 आएगा क्या? √24, हाँ, प्लस माइनस √24 आएगा फर्स्ट वाले का आंसर। तो भाई d इज इक्वल्स टू 0 लेना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 लेना है, तो b की जगह पे आ जाएगा k, तो यहां पर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, दैट इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, ऐसा किया? अब ऐसी लापरवाही छोटी छोटी वाली मत करना फाइनल एग्जाम में, समझ गए ना? कि छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन बिगाड़ दिए तो फिर आंसर गलत हो गया। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। यहां तक आया सबका? अब कई बच्चे क्या करते हैं, k इज इक्वल्स टू √24 और √24 को लिख देते हैं 12। ऐसा नहीं है ना, √24 ही रहेगा। हाँ, √24 सही है। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 6 ये कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2√6। तो k की ये दो वैल्यू आएगी। किसी को कोई डाउट है प्लस माइनस क्यों आया, 24 क्यों आया, 2√6 क्यों आया, तो पूछ लो। देख भाई, सीधे सीधे जिनको हो गया ना वो अगला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है k की वैल्यू फाइंड करो, ये समझ गया? मतलब k निकालना है, ठीक है। और लिखा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स है इक्वल। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 0।
अब b क्या होता है, ये x का कोफिशिएंट, तो b की जगह पे डाला मैंने k का स्क्वायर। भाई ये जो ना 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, समझ गया? तो ये 24 गया इधर पे, -24 का हो गया +24। k स्क्वायर है तो k निकालने के लिए रूट लिया तो प्लस माइनस लग गया, समझा? जस्ट अ सेकेंड, k स्क्वायर की वैल्यू तेरी 24 आई। अब तू क्या पूछना चाह रहा है? जैसे मान ले तेरे k स्क्वायर की वैल्यू आती 25, तो k की वैल्यू क्या लेता, √25। अब 25 को तू लिख सकता है 5 × 5, तो वो आ जाता 5, समझा? प्लस माइनस, क्योंकि रूट ले रहा है तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना, 24 आ रहा है, तो 24 को जिसमें भी तू स्प्लिट कर सकता है, पेयर बना के रूट से बाहर निकालना है। तो इसको चाहे तो तू ऐसा भी लिख सकता है ना, 2 × 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकता है, लेकिन 2 का तो तेरा एक ही पेयर निकला, इसलिए 2 बाहर आया, बाकी जो बच गया वो रूट के अंदर है। वो सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट तेरे को ये ध्यान में रखना है कि हाँ, रूट से निकालते समय पेयर बना के बाहर निकाला जाता है। ये हो गया क्या? और किसी का कोई डाउट है इसमें? क्या पूछ रहा है? देख, जब भी स्क्वायर वाली टर्म आती है ना, तो रूट लेते समय हमेशा हम इसके नीचे ये जो तेरा 24 है ना, उसको फिर हम ना फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 का एक पेयर निकल गया बाहर, और रूट के अंदर एक 2 और एक 3 बच गया, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6। समझ गया ये चीज? सेकंड वाला तो सेम क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, पी के टर्म्स में, इस बार के टर्म्स में। ओके, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक बार चेक कर लेते हैं। पढ़ लिया ना सबने क्वेश्चन? हाँ, क्या हो गया जीता? इतना क्या पढ़ा दियो, सबकी कॉपी भर जा रही है। चलो जल्दी वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, सारे बच्चे सॉल्व करो। हाँ लगाओ अंदाजा, बाकी लोग भी लगाओ। तो श्योर क्यों नहीं है? ऑप्शन डी होना चाहिए, ऐसा क्यों? ओके, सबने ट्राई कर लिया? कौन बोल रहा है? बी। चलो एक मिनट, इसको ना अलग अलग डायरेक्शन से देख के सॉल्व कर सकते। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, एकदम कॉमन सेंस वाला। वो ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज 2, इसका रूट क्या है? 2। रूट का मतलब 0 भी होता है, मतलब यहां पर x की जगह 2 डाल के देखो, और 2 डालने पे ये 0 होना चाहिए। तो अगर यहां x की जगह पे 2 डालूंगा तो कितना बनेगा ये वाला वैल्यू? 8। कैसे 0 आएगा भाई? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 + 4 कितना होगा? 8। 8 और 0 बराबर होंगे क्या? नहीं, तो ऑप्शन ए तो कट गया। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन बी सही होगा क्या? 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 - 2 कितना आ गया? 2। ये भी कट गया। ये होगा क्या सही? 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 जा कितना हो जाएगा? 16। ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो सिर्फ एक ही चीज से आंसर पता चल गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? दूसरा तरीका बताऊं? दूसरा तरीका, इसमें बोल रहा है इसका एक रूट जो है वो 2 है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2। और उसका जो सम है, जो दोनों रूट्स का सम है, वो कितना है? 0। मतलब अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। तो 2 + बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। क्या ये समझ में आया? तो एक रूट 2 है और दूसरा रूट कितना है? -2। अब अगर आप चेक करोगे यहां से x² इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-√4। और +-√4 मतलब कितना होगा? +-2। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। समझ गए ये? ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो ये। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? और क्वेश्चन लिखते चलना, पता चल रहा आंसर लिख रहे हो किसका है पता ही नहीं, फिर क्या काम आएगा? पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो उनके क्वेश्चन भी आप लिखते चलो, भले शॉर्ट में। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये पता है ना सबको? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये वाली टर्म कंपल्सरीली होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इससे ज्यादा डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म अगर है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो कौन सा इक्वेशन होगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये टर्म होनी चाहिए और इससे हायर डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले को चेक करने के लिए हम पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये क्या हो गया 2, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है बता रहा हूं ना, 2, और यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ऐसा ही होगा। दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो गया? ये 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब चेक करो, जब मैं यहां ब्रैकेट खोलूंगा तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? 2x स्क्वायर, और जब उधर जाएगी तो 4x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर मतलब क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर वाली टर्म रहेगी और उससे बड़ी डिग्री वाली टर्म नहीं रहेगी। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस मैंने इतना देख लिया। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड वाले में चेक करो, क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहेगी या वैनिश हो जाएगी? एग्जिस्ट करेगी ना एक्स स्क्वायर वाली, क्योंकि यहां पर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड और फोर्थ चेक करके बताओ। अब देखो मैं थर्ड वाली इक्वेशन को पहले चेक करता हूं ना। थर्ड वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? यहां पर √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, ऐसा ही लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो, मैं बता भी दिया था क्वेश्चन, सुनेगा ना, पूरा सुनेगा मेरी बात को। हाँ, यहां तक मैंने लिख दिया। क्या ये क्लियर है? अब इसको एक्सपांड करो। कौन सी आइडेंटिटी से एक्सपांड होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर से। तो क्या होगा? a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और ये हो गया x स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √2x इंटू √3 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। चेक करो ये समझ में आ गया सबको? यहां पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें चेक करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होके कितनी बनेगी? 3x स्क्वायर। और कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट में है क्या? नहीं। और राइट में देखो ये वाली टर्म है, कौन सी है? 3x स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी। समझ में आ रहा है ना क्यों कटेंगी? क्योंकि इधर पे और इधर पे दोनों तरफ पे साइन उसका सेम है, उधर जाएगा क्या होगा? चेंज हो जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर हट गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या होगा? ऑप्शन डी को मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि ऑप्शन सी में ही करेक्ट आंसर मिल गया। अगर ऑप्शन डी को चेक करना होता तो आप लोगों को देखने पे लग रहा है यहाँ एक्स की पावर 4 वाली टर्म आ रही है, एक्स की पावर 3 वाली टर्म आ रही है, लेकिन जब आप इसको एक्सपांड करोगे ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो यहां पर एक्स की पावर 4 और ये वाली एक्स की पावर 4 कट जाएगी। समझ रहे हो? और सिमिलर वे में यहाँ एक्स क्यूब वाली टर्म और ये एक्स क्यूब वाली टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगी। तो फाइनली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ओके, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है? क्योंकि यहां पर ना आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है।
हालांकि देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के लेवल वाला ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के स्टार्टिंग में ही। हटा दूं इसको फिर मैं? ओके चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ए और 23 का बी। ये तुम लोग सॉल्व करोगे, जल्दी से सॉल्व करो। कर सकते हो, ऐसे दोनों तरीकों से कर सकते हो, नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रियांशी का डाउट है, जैसे अगर मान लो इस तरह की इक्वेशन दी हुई है +1/3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं? डी। फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ओके, तो जब हम a b और c की वैल्यू निकालते हैं तो क्या डायरेक्टली यहीं से निकाल लें या फिर पहले इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें फिर निकालें? दोनों पे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे ही निकाल रहे हैं तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। तो d इज इक्वल्स टू b² मतलब -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1/3। पुट किया वैल्यू, हो जाएगा 4 माइनस ये 3 कट जाएगा, 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए दे दिया है, समझ गए ना? आ गया 2 नंबर, ठीक। ऑप्शन बी, अगर वो भी नहीं बनता तो एक और ऑप्शन भी दे दिया, इतना इजी पेपर है। देखो ठीक है, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाओ। इसमें क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समृद्धि कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? मिडिल टर्म स्प्लिट किसमें स्प्लिट करना है? किसी को पता है किसमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म? -2x और +1x में, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी और सी की। तो एक बार बताओ, देखिए ए बी और सी की वैल्यू क्या है? पीछे कौन बताएगा? अनुराग बता, ए बी और सी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -2, करेक्ट। ए बी और सी मिल गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बता जल्दी? नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b ± √d/2a। ये पूरा फॉर्मूला है। हालांकि इसके लिए पहले d निकालना पड़ता है, तो d कैसे निकालते हैं? b² - 4ac से। तो जल्दी d निकाल के बताओ क्या आएगा? ये -2 है ना, तो 1 और 2 4 ज़ा 8, ये +8, डी की वैल्यू 9 आई। हाँ, एक बार चेक कर लो डी की वैल्यू 9 आ रही है क्या? अब इसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b, तो ये हो जाएगा माइनस, b की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 ±√d, तो d की जगह पे आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो 2 इंटू 1। फिर सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 ± √9 की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। एक बार चेक करो ये 3-4 स्टेप समझ में आया क्या? जिनको नहीं आया पूछ लो अभी। अभिनव समझ में आया? और पीछे जीवन क्लियर? श्रेष्ठ क्लियर? हाँ, अब इसके बाद क्या करना है बताओ तो? एक बार +3 लेंगे और एक बार -3, जिससे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या क्या आ रही है निकालो। x इज इक्वल टू एक बार हो जाएगा 1 + 3/2 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/2, 4/2 होता है 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/2 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो एक वैल्यू 2 आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी -1। तो दुखी क्यों हो रहे हो? सही निकला तो खुश हो ना, ठीक है। हो गया यहां तक सबका? ओके, तो अब देखो अगली क्लास में हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूं। अगली क्लास में पूरे हम वर्ड प्रॉब्लम और केस स्टडी वाले प्रॉब्लम करेंगे, 2 क्लासेस।
ठीक है, और कुछ बच गए तो ऐसे वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन हम करने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। और जिन लोगों को मैंने, सबके पास बुक है ना वो एडिशनल वाली, उसका एक जो क्वेश्चन पेपर है क्वाड्रेटिक का, उसको सॉल्व करके लाओ और उससे डाउट पूछो। समझ गए ना? कॉपी, अच्छा ये क्वाड्रेटिक का टेस्ट पेपर नहीं लिया ना, ले लो तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तारिणी नहीं है ना, ये कौन है? तोषा, देवेश, देवेश को पास कर देना लास्ट। तनय, अजीता, अजीता तुम्हारा टोटल नहीं हुआ, एक बार टोटल करके बताओ तो कितना है, पास कर देना। ये किसका है? रुद्राक्ष, शशांक, श्रेष्ठ, अमेय नहीं आया है, और धैर्य 19 आया। धैर्य है क्या ऑनलाइन? नहीं है। अक्षत 16 है। संगीता, ये वो वाला टेस्ट पेपर है जिसमें मैं नहीं था इन्विजिलेशन के लिए, इसलिए इनके मार्क्स पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ। श्रेया 16, मनाही 17, कपिल शर्मा 10, अक्षांश, हाँ अक्षांश क्या हुआ? 11 मार्क्स है तेरा। पलक 15, श्री 12, वैभवी 9। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, और ठीक है क्लास एंड जा सकते हो। जीवन रुक जाना, और अभिनव रुक जाना, शौर्य रुक जाना। हाँ। अभी अगले टेस्ट को अच्छे से दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इसको मैं नहीं मानूंगा, क्वाड्रेटिक नेक्स्ट टेस्ट देना हो। क्यों नहीं आया वो आज?
हाँ, तो बताओ जिशिका कौन कौन से थ्योरम्स थे? यस, इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल एंगल एट द सेंटर। जल्दी इधर पे, जल्दी नोटबुक ओपन करो, जल्दी फास्ट। इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल एंगल एट द सेंटर। और दूसरा उसका कन्वर्स था। कन्वर्स क्या था? अगर दो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाते तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या था? जल्दी बता। हाँ, 9.2, 9.3, यस। रिवाइज कर, बाकी लोग भी एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नेक्स्ट थ्योरम था बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये 4 थ्योरम हो गए, 5 और 6, फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरम कौन सा था? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और नेक्स्ट था इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या यहां तक क्लियर है सबको? तो हमने ये सारे थ्योरम्स रिवाइज किए थे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले थे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया, रीसॉल्व कर लिया? कर लिया? बन जाते हैं क्वेश्चंस? तो जिशिका तुम एक काम करो, एग्जांपल्स एक बार बना लो, ठीक है? और सेकंड एक्सरसाइज, और किसका ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया है, बन जाता है पूरा? ओके, ठीक है, तो तुम भी एग्जांपल्स कर लो और बुक लेके आओ, जो मैंने बोला उसके भी क्वेश्चंस बना सकते हो पैरेलली। ओके, और किसका बन जाता है ये क्वेश्चंस? सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, फास्ट। नाइन 9.1 हो गया। 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं बन जाता ये क्वेश्चन? बना के दिखाओ एक बार। जिशिका वो बुक नहीं लेके आओ क्या? लाओ ना, उसके भी बना लो पैरेलली, ठीक है? इसको कर लो, हाँ ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फास्ट करो सारे बच्चे, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये गलत बना रहा है, 2 सर्कल बनेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो 2 सर्कल बनेंगे, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा? इक्वल। और दोनों के कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल। जिससे नहीं बन रहा है मुझसे पूछना ना, या कैसे स्टार्ट करना है, हिंट चाहिए, जो भी चाहिए पूछो। नंदन फिगर गलत बना रहा है। स्टार्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले यहां पर आपको 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाने होंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जो एक जैसे, देखिए दोनों का शेप सेम हो, शेप और साइज मतलब दोनों सेम रेडियस के हो, समझ गया? और उसमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, तो इसके जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। तो पहला कॉर्ड ये वाला हो गया ए बी इस वाले सर्कल का, दूसरा कॉर्ड ये वाला हो गया सी डी दूसरे वाले सर्कल का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल। समझ में आया? सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे अपने अपने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इसके सेंटर को मार्क कर दो O, इसके सेंटर को मार्क कर दो Q। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा और ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये तुम्हें प्रूफ करना है।
तो पहले तो ये फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बहुत से बच्चों ने गलत बनाया था स्टार्टिंग में, तो चेक कर लो, सही बना लो इसको और समझ लो। समझ गए ना ये? अब आपको ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है और ये दो सर्कल्स गिवन है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गिवन लिखना और टू प्रूफ लिखना। तो बताओ गिवन में क्या क्या चीजें लिखोगे? गिवन में लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। पराग नहीं बताना, नंदन बता क्या प्रूफ करना है? एंगल, पूरा नाम बताओ। एंगल ओ से नहीं चलेगा, ए ओ बी। तो यहां पर प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी। अब कितने बच्चे प्रूफ कर लेंगे इसको? अब तो कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल को। जल्दी से प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंट। तो तुम लोगों को आता है चीजें, बट क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते हो कि शुरुआत कैसे करें। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। हाँ, तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? दिखा वाला बैग दिखा, उसको हटाना, आराम से बैठो। मैं गलत कर रहा बोल रहा था, माइनस माइनस। फर्स्ट वाला सबका हो गया? प्रियांश हुआ कि नहीं? क्या सो जाता है क्या? जल्दी करना। आरिश हुआ क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? किया ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखना चाहिए वहां पर। ठीक है? और यहां पर क्या लिख रहे हो? क्यू सी इज इक्वल टू, ये क्या है? क्यू सी क्यों आएगा? और ये क्या लिखा है? वो गलत लिखा है, दिखाओ एक नोट पेन दिखाओ। यहां पर ये आएगा ओ ए इज इक्वल टू क्यू सी, ऐसा आएगा। समझ में आए? तुम इन दोनों को इक्वल बताओगी, समझ गए? फिर उसके इन दोनों को इक्वल बताओगी, तभी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे ये सिंपल सा स्टेप है। देखो, सबसे पहले ये लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या आएगा यहां पर? गिवन। ठीक है? पहले इन दोनों को इक्वल, फिर ये दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? एओ इज इक्वल्स टू, उधर पे कौन सा है? क्यू सी। ठीक है? रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? ओबी इज इक्वल्स टू क्यू डी। तो यहां पर आएगा ओबी इज इक्वल टू क्यू डी। रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है? और फिर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है यहां पर? ट्रिपल एस। तो जल्दी से लिखो, बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? सी क्यू डी। और फिर सीपीसीटी से क्या प्रूफ हो जाएगा? दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। कंप्लीट करो फास्ट। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। बुक कहाँ है? क्यों नहीं लेके आया? आजू बाजू वाले से देखो, जैसे भी करना है करो। ये लो, ये हो गया? हटा दूं क्या? मैं चेक करूंगा कॉपी में आके फिर सभी का। लास्ट स्टेप भी लिखना है। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी बाय सीपीसीटी। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्टार्ट करो। ये इसका कन्वर्स है, जल्दी जल्दी। थर्ड स्टार्ट कर देना ना फिर, थर्ड एक्सरसाइज। प्रियांश, थोड़ा स्पीड बढ़ा भाई। देखा पिछला वाला? पूरा नाम लिखना एंगल्स का, समझ गया? अभी छोड़ दे, अभी ये वाला स्टार्ट कर, थर्ड एक्सरसाइज।
ऋषिका कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट बना रहे हो क्या? कौन से मेथड से बना रहे हो? ओके ये बताओ तो मुझे कि ये तुम्हें कैसे पता चला कि ओ डैश और ए ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तुमने पाइथागोरस थ्योरम उसमें वेरीफाई किया ना? ये नहीं नहीं, ये ट्राइंगल को राइट एंगल तुमने पहले माना, फिर ए ओ की लेंथ निकाली। अच्छा, ओके, ठीक है, सही किया, ठीक है, सही हो गया। और किसका 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 ये सेकंड हो गया है? नंदन तेरा हुआ क्या? और तेरा हो गया? हो गया सेकंड। थर्ड स्टार्ट करना दिखाओ मुझे एक बार। थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। क्या ये सेकंड? सॉरी, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, मैं थर्ड बोल रहा हूँ ना। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो अवनी? ये वाला क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे जिनका हो गया ये। पार्क बन रहा है ना? हो गया सेकंड? शो करो मुझे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ये सामने में यहाँ पर बुक है ना? हाँ, क्या हुआ? अगली क्लास में नहीं लेके आया, मैं पीटूंगा। हाँ, तेरा कहाँ है बुक? अगली क्लास में नहीं लाया तो पीटूंगा मैं। नहीं यार, ऐसा नहीं बनेगा। तो इधर पे सारे बच्चे पहले ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन सबका बन गया ना? फर्स्ट एक्सरसाइज अवनी हो गया, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो। 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रहा हूं मैं? इसका फिगर सही बना नहीं पाते हैं बहुत से बच्चे, तो समझना क्या चीज है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5 और दूसरे का रेडियस है 3। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ऐसा हो गया बड़ा वाला, और एक सर्कल छोटा वाला। ठीक है, ये छोटा वाला सर्कल, इसका रेडियस है 5 और इसका रेडियस कितना है 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो ये सर्कल ऐसा बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले वाले का सेंटर मैं O ले लेता हूं, दूसरे वाले का सेंटर मैं ले लेता हूं Q, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और वो कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब यही प्रॉब्लम है कि ये जो दूसरा छोटा सर्कल है ना, उसका सेंटर बड़े सर्कल के अंदर आएगा। क्यों अंदर आएगा ये समझ में आया लॉजिक? क्यों छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 5, और बड़े वाले सर्कल के सेंटर से छोटे वाले सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर 4 है, रेडियस 5 है, मतलब ये वाला सेंटर जो है अंदर आएगा। समझ में आ गया सबको ये? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? देखो, कॉर्ड क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है। तो ये वाला जो कॉर्ड होगा, ये कॉमन कॉर्ड होगा दोनों ही सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का भी और छोटे वाले सर्कल का भी। क्या ये क्लियर हो गया? और इस वाले पॉइंट को, जो कॉमन कॉर्ड वाले पॉइंट है, उनको मैं O से और उनको मैं A को O से और B को O से ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से।
अब यहां पर मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आप एक बार मुझे बताना, ये ओ से ए की लेंथ कितनी है बताओ एक बार। ओ से ए की लेंथ है 5, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस। ओ क्यू से ए की लेंथ कितनी है? क्यू से ए की लेंथ कितनी है? क्यू से ए की लेंथ है 3। क्यों 3 है क्यू से ए की लेंथ? छोटे वाले सर्कल का रेडियस। और ये वाली लेंथ कितनी है? ओ से क्यू वाली लेंथ कितनी है? 4, जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। तो यहां पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ए ओ क्यू। क्या ये क्लियर है? तो पहले ये पूरा फिगर आप अपनी नोटबुक में बना लो अच्छे से, और ये मार्किंग कर लो। कर लिया? अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके टेस्ट करेंगे कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ होगा, और सबसे बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल क्या प्रूफ हो जाएगा? राइट एंगल, मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक का काम कंप्लीट करो जल्दी। किसको समझ में नहीं आया क्या करना है मैं बता देता हूं। ये पूरी मार्किंग कर दिया। अब क्या कर, जो ट्राइंगल ए ओ क्यू है ना, उसमें ना ए ओ का स्क्वायर निकाल। ऐसा इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ए ओ का स्क्वायर निकालो। तो ए ओ कितना है यहां पर? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और वो कितना आएगा? 25। क्या ये आ गया सबका? फिर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो कितना आएगा। ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, क्यू ए का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये भी कितना आ गया? 25। यहां तक सबने कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लो। यहां तक हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का राइट साइड क्या है? सेम 25, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या आ जाएगा? सेम। दैट मीन्स ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये पाइथागोरस थ्योरम वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? और पाइथागोरस थ्योरम कहां पर अप्लाई होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। देयरफॉर क्या लिखना? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, triangle AOQ is a right triangle, is a right triangle। triangle AOQ एक right triangle होगा, और ये वाला एंगल राइट एंगल बनेगा। तो इस एंगल का नाम क्या है जो राइट एंगल बन रहा है? सो एंगल AQO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया कैसे बना? अब ये जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में, ये देख के बताओ क्या निकालना था इस क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो कौन सी है यहां पर? AB। तो यहां पर हमें AB की लेंथ निकालनी थी। अब देखो, हमने अगर ये 90 डिग्री प्रूफ किया ना, तो जिससे क्या पता चला, सारे बच्चों का ध्यान इधर ना, मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। ये 90 डिग्री बना, जिससे क्या पता चला, ये कॉर्ड है, ये उसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये वाला जो लेंथ है
वो वही लेंथ ये भी होगा, समझ में आ रहा है। और ये वाला लेंथ आपके पास कितना था 3, ये लेंथ बोल रहा हूं ना भाई, ये लेंथ कितना है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो टोटल लेंथ इसका कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप लिखोगे OQ इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि वो 90 डिग्री बना इसलिए परपेंडिकुलर। Therefore AB is equals to 2 times AQ, और रीजन आएगा परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord। तो AB is equals to 2, AQ की लेंथ कितनी है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो AB आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो और भी अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है आपको मिले, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। QB, हाँ वो भी रेडियस है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन भाई मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है वो चीज। ठीक है, हो गया ये सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो, ट्राई करो इसको। तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो, और जल्दी करना है ना, फास्ट करना है, हमें कम से कम 4 क्वेश्चंस बनाने हैं आज इस एक्सरसाइज के। और ये किसी से बन जाता है कि एकदम आसान लग रहा है किसी को कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब क्वेश्चन करके, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा है तो बताओ, और दूसरा उनके लिए क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि पहला स्टेज तो मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगा दोबारा। जिसे क्या कुछ डाउट है? कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? सेकंड में तो प्रूफ करना है ना हमें, OQ इज इक्वल टू OR, नहीं करस्पॉन्डिंग प्रूफ दैट, ओके हाँ, OQ इज इक्वल टू OR, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मेरे से बात कर, उससे क्यों बात कर रहा है? तो और किसको ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? फेयरली बताओ, लेकिन मुझे बताओ, आपस में ऐसा हंसी मजाक मत करो। नहीं आया समझ में? और किसको नहीं आया? बाकी सबको आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? सुनो इधर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक एक लाइन का मतलब दिमाग में डालो। क्या लिखा है? 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स का मतलब पता है ना क्या होता है, तो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के, इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, तो वो एक दूसरे के अंदर, वो दोनों कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, सर्कल बनाओ, सर्कल एक बड़ा सा सर्कल बनाना, ये बड़ा सा सर्कल बना लो। अब 2 कॉर्ड्स बनाओ जिनकी लेंथ इक्वल हो और जो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को कट करें। तो मान लो एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ले लो AB, दूसरा कॉर्ड ले लो CD, और ये दोनों सर्कल के अंदर जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर लो P। क्या ये पहली लाइन समझ में आई और फिगर समझ में आया? हो गया यहां तक? आगे कौन पढ़ेगा, पढ़ो जल्दी। क्या प्रूफ करना है अब इसके बाद?
segment of one chord is equal to corresponding segment of other chord. इसका क्या मतलब हुआ? ये वाले कॉर्ड का एक सेगमेंट, तो सेगमेंट किसको बोलेंगे? एक सेगमेंट कौन सा है? एपी, और दूसरा सेगमेंट कौन सा है? बीपी। तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। समझ में आया? सिमिलर वे में ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो क्या प्रूफ करना है? ये क्लियर हो गया? तो जल्दी से यहां पर लिख लो, गिवन पहले लिखो। तो गिवन में क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे गिवन में? AB is equal to CD। लिखो AB is equal to CD। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, वो लिखो। पराग क्या लिखेगा बता प्रूफ में? टू प्रूफ में करेक्ट लिखो, लिखो AP is equal to CP। हाँ, AP is equals to CP एंड DP is equals to BP। क्या ये लिख लिया सबने? डन। इसके बाद ये प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। चलो बनाओ। ये सेंटर ले लो यहां पर O, और यहां से दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर बनाओ। एक परपेंडिकुलर ऐसा और दूसरा परपेंडिकुलर ऐसा। इस पॉइंट को Q मार्क कर दो और इस वाले पॉइंट को R मार्क कर दो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और इसे कंस्ट्रक्शन में मेंशन करो। तो यहां लिखो कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में बताओ? ड्रॉ OQ परपेंडिकुलर टू AB एंड OR परपेंडिकुलर टू CD। क्या यहां तक भी हो गया सबका? लास्ट कंस्ट्रक्शन, O को ज्वाइन कर दो P से। तो क्या लिखोगे यहां पर? ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। यहां तक सबने कर लिया क्या? इसके बाद का प्रूफ आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा। हो जाएगा? कितने बच्चों का हो जाएगा इसके बाद? ठीक है, बनाओ। जिनको हिंट की जरूरत है हिंट बता देता हूं। इसके बाद आपको करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा चेक करो और लिख के दिखाओ पूरा कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल को। पहले मेंशन करना है इन ट्राइंगल PQO एंड PRO। क्या हो गया? क्यों नहीं बना रहा है? कौन सा थर्ड? बाकी ये पूरे बन गए? तेरा भी हो गया अभी ना? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव whose sum of whose square is 360 x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर। देख, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x। थर्ड में सिर्फ 2 नंबर है। 2 नंबर whose sum is 20। अच्छा, वो थर्ड है क्या? थर्ड नहीं कर रहा। पहले नंबर को x मान ले, ठीक है, दूसरे नंबर को y मान ले। तो दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 27। दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 182। समझ में आ गया ये चीज? अब यहां से तू क्या कर, y की वैल्यू निकाल। तो y कितना हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। समझ गया? तो y को नहीं इसी चैप्टर का y की जगह पे ये रख दे। तो x और इधर पे क्या हो जाएगा? 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गया कि नहीं? इनको भी बता दे। हाँ, आगे सॉल्व भी करना है ना। यहां तक हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया क्या? बताओ जल्दी, जल्दी करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। प्रांशु, पूरे एंगल का नाम मत लिखना पड़ेगा ना, ऐसा शॉर्ट में मत लिखा करो, ठीक है? अभी छोड़ दो, बाद में अगले बार से करना। ये AB इज इक्वल टू CD जो लिखा है वो गलत है। हाँ, AB उस ट्रायंगल की साइड थोड़ी ना है। नहीं तो उसका हाफ भी नहीं है वो, दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये बताओ तो चलो कैसे प्रूव कर रहे हो दोनों को कॉन्ग्रुएंट?
एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी ईच 90 डिग्री। क्या यहां तक किया सबने? तो उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख रहा है? ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, रीजन आएगा कॉमन। अब तीसरी चीज क्या इक्वल बता रहे हो, बताओ? नहीं मिल रही ना तीसरी चीज, किसी को नहीं मिली। तीसरी चीज है ये दोनों इक्वल हैं, और इसका रीजन मुझे कौन बताएगा? हाँ बताओ। ये रेडियस नहीं है। हाँ क्या परपेंडिकुलर, क्या और कोई? हाँ बोल। गलत। और कोई? एक थ्योरम है वो 6 में से ही, वो जो 6 थ्योरम जो बार बार बोलता हूं ना, उन्हीं में से एक थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल। तो यहां पर आएगा ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, और रीजन आएगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ऋषिका ये क्लियर है ना? ओके सो अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? हाँ कौन सा हो रहा है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। सो लिखोगे बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP। क्या यहां तक हो गया सबका? आरिश्री हो गया? क्या कर रहा है अभिनव? जल्दी बना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी उसमें सॉल्व नहीं, खाली इक्वेशन बनाना है उस क्वेश्चन में। हो गया यहां तक सबका? ओके नेक्स्ट इसमें प्रूफ क्या करना था, एक बार चेक करो जल्दी से। AP इज इक्वल टू CP। तो भाई AP ये पूरा है ना, और CP ये पूरा है। अब ये पूरा पार्ट को अगर इक्वल प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट करने से इन दोनों ट्रायंगल को क्या फायदा मिला? ये दोनों को आप क्या बोल सकते हो? इक्वल। तो आप लिखोगे यहां पर, लिखोगे QP इज इक्वल्स टू RP, और रीजन क्या आ जाएगा? CPCT। क्या ये क्लियर है सबको? अब आगे के 2-3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां बता रहा हूं, सारे बच्चे सुनना ध्यान से ना। यहां तक हो गया? बताऊं कि आगे के 2-3 स्टेप सुनो। अब मैं लिख रहा हूं ये रीजन, बताओ क्यों? गिवन। क्या ये क्लियर? अब मैं लिख रहा हूं ये, एक बार बताओ समझ में आ गया? अगर AB और CD इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। अब AB का हाफ क्या होगा? AQ। AB के हाफ को हम क्या लिखेंगे? AQ। और CD के हाफ को क्या लिखेंगे? देख के बताओ। CD का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा? CR। CD का हाफ क्या हो जाएगा? CR। ऐसा क्यों हुआ बताओ तो ये रीजन। AB का हाफ AQ क्यों हुआ? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहां रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां तक हो गया? इसके बाद का स्टेप तुम लोग करोगे, मैं खाली समझा रहा हूं, हिंट कर रहा हूं। देखो इसके बाद ना इसे लोगे इक्वेशन नंबर 1, इसे लोगे इक्वेशन नंबर 2, और इसे लोगे इक्वेशन नंबर 3। ओके यहां तक हो गया? अब अगला काम तुम लोग करो कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिखो, अपनी कॉपी में लिखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। कैसे लिखते हैं मुझे शो करो, मैं नोटबुक पे देखता हूं तुम लोगों के। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। कैसे दो इक्वेशंस ऐड करते? नहीं ये 1 और 2 नहीं यार, सॉरी मैं गलत लिखा, 1 और 3।
1 और 3 को ऐड करना है, सॉरी 1 और 3 को ऐड करो और लिखो क्या होगा। आगे बनाओ। पहली चीज तो तूने एबीसी की वैल्यू गलत लिखी है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो फिर लिखो। इसमें हंसने वाली बात नहीं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ओके ठीक है, आ गया। ठीक है। गौरी आ गया क्या दोनों? ये नहीं, कुछ तो भी गलत हो रहा है। ये ए क्यू क्यों आ रहा है, ए क्यू, और ये ओपी क्यों आ रहा है? देखो इधर पे, ये 1 और 3 को जब ऐड करोगे तो ये और ये लेफ्ट वाले पार्ट ऐड होंगे ना, तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, क्यूपी प्लस ए क्यू, और राइट वाले पार्ट ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, आरपी प्लस सी आर। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये देखो फिगर में कि ए क्यू और पी क्यू का एडिशन कितना होगा, ए क्यू और पी क्यू का एडिशन कितना हो जाएगा, एपी। तो इसकी जगह पे लिखोगे एपी, और आरपी और सीआर का एडिशन कितना होगा, आरपी और सीआर, आरपी और सीआर कितना हो जाएगा, सीपी। तो एपी इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर, सीपी। क्या ये सबको समझ में आया कैसे आया? अब उसी तरीके से ये बताओ इन दोनों पार्ट्स को कैसे इक्वल बताओगे, डीपी और बीपी को। तो उसके लिए मैं हिंट देता हूं, देखो यहां पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। नहीं, इक्वेशन 2 में से 1 को करने पे नहीं आएगा ना, इस वाले इक्वेशन को मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर 4 कर दो। अभी जो प्रूफ किया ना, इक्वेशन 4 कर दो। अब इक्वेशन 2 में से 4 को माइनस करो और चेक करो, और फिगर में देखना माइनस करोगे तो 2 माइनस 4 करो। समझ में आया क्या गलती हुई थी? आरुषि ये समझ में आया? अनन्या दिखाओ नोटबुक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। फोर्थ तो इजी है। तुम ना एक काम करो, इसमें परपेंडिकुलर बना दो, एक मिनट ना। परपेंडिकुलर बना दो, पी मार्क कर दो, ठीक है। तो एपी और डीपी इक्वल हो जाएगा, फिर वैसे ही बीपी और सीपी इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन लेके माइनस कर देना। हो गया ये सेकंड पार्ट? हो गया क्या सबका प्रूफ? आंसर हो गया, ओके। तो ये क्लियर, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूफ करके दिखाओ। डायग्राम लगभग वैसे ही बनने वाला है, लेकिन तुम लोगों को कुछ अलग प्रूफ करना है, तो अच्छे से पढ़ो, और ये सबको खुद से करना है। ये ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कौन कौन ज्वाइन किया है? अक्षता, ओशी एंड शुभम। समझ गया ना क्या गलती कर रहे हैं? ये नहीं करा था, फिर ये तो मल्टीप्लाई के बन ही छोड़ गया। ओके, अब एक काम करो, ये 4.2 कर रहे थे ना, मुझे ना ये वाले क्वेश्चंस, बस 2 क्वेश्चंस कर लो। ये वाला फर्स्ट का तीनों पार्ट्स, ठीक है, और सेकंड का ये। फर्स्ट का तीनों पार्ट पहले करके दिखाओ बस, ठीक है। मुझे तीनों से चाहिए ना ये सॉल्यूशन, ओके। अभिनव, और समझाएगा तू। हाँ, तो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन?
गिवन में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिगर गिवन है ना, तो कुछ मत लिखो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिख लो। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी। हो गया? एक बार चेक करो, ये डायग्राम बना लिया क्या सबने? लगभग सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अच्छा ये बताओ, ये मुझे कौन बताएगा ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है? इस फिगर में ये वाली लाइन कौन सी है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ओपी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो ये लाइन कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो एंगल कहां पर है, दिखा सबको? कौन से एंगल, नाम बताओ? क्यूपीओ, आरपीओ। तो ये दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। गिवन में क्या लिख रहे हो? गिवन में इक्वल कॉर्ड्स, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? सी डी। सेम चीज होगी। चलो जल्दी से करो इसको। एक बार मैं हिंट कर दूं, बना लोगे फिर पूरा? कई बच्चे तो समझ भी गए होंगे, कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, सारी चीज सेम गिवन है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन करना है परपेंडिकुलर, वैसे ही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सिर्फ एक काम करना है, सीपीसीटी से दोनों एंगल को बता देना इक्वल। ये उससे आसान है इवन। दैट्स इट। समझ गए ना सभी बात क्या कर रहा है? बता चुका हूं मैं, अब बनाना है तुमको। हाँ जिसे का एक बार दिखाओ नोटबुक। हो गया ना प्रूफ ये? एपी इज इक्वल टू डीपी, और ये हो गया। ठीक है, इसमें ना बस साइड में रीजन लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, दोनों के लिए सेम रीजन लगेगा। ठीक है, फिफ्थ का फिगर ड्रॉ कर लो। आरिश्री तुम यहां बैठ जाओ तो सामने। मैं ड्रॉ करूं, दिखाओ मुझे नोटबुक, पेन दिखाओ। देखो तीन गर्ल्स हैं, आर एस एम, ये दिया हुआ है, ये सेंटर है। इससे इसका रेडियस दिया हुआ है 5। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6। शर्मा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है 6, और ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5। ये पूरा फिगर समझ में आया? क्वेश्चन तो पता है ना? अब तुमको क्या बोल रहा है? तुमको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको ज्वाइन कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 5। अब ओवरऑल ना ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, जो क्वाड्रिलेटरल ओ आर एस और एम, जिसमें ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 6 है। क्लियर? और तुम्हें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। मैंने क्या किया, इसमें इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ना आर से एम तक का, ये वाले पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर दे? पी मार्क कर देते हैं। ओके, ये वाले डिस्टेंस को मैं 5 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी एक्स मार्क कर देता हूँ आरपी को। और ओ से लेके एस तक का जो डिस्टेंस है ना, वो भी 5 यूनिट है, क्योंकि वो भी रेडियस बन रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल ओ आर एस निकालता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। वो क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। क्या ये क्लियर हो गया? तो हाफ, अब मैं बेस लेता हूँ इसमें ओ एस को, ठीक है, और हाइट किसको ले लूंगा? आरपी को। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा हाफ
बेस ओएस की लेंथ कितनी है इसमें 5 और हाइट आरपी की लेंथ कितनी है x, तो ये कितना आ गया 5x/2। क्या ये क्लियर हो गया? ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकल गया। इसका एरिया एक और तरीके से निकाल सकता हूं, मैं यहां पर बना सकता हूं परपेंडिकुलर, है ना। मैंने इस ट्राइंगल पे क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया ओ आर और एस पे, ये बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो हमें पता है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। ये वाली लेंथ हमें कितनी पता है 5 यूनिट्स है, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो बना वो कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ क्यू, तो इसका परपेंडिकुलर निकाल लोगे ओ क्यू, जो कितना आ जाएगा 4 यूनिट। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, फिर से वही फॉर्मूला लगाता हूँ हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अब मैं बेस किसको ले लेता हूँ, आर एस को ले लेता हूँ। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी ओ क्यू, तो ओ क्यू की लेंथ अभी हमने कितनी निकाली 4, तो हो जाएगा हाफ, बेस हो गया आर एस जो है 6 और ओ क्यू इसकी हाइट कितनी हो गई 4, तो ये 2 1 2 2 कट जाएगा, 6 2 कितना हो गया 12 यूनिट्स। क्लियर? तो ये दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है लेकिन अलग अलग फॉर्मूले से निकले। अब दोनों को आपस में इक्वेट कर देना, जिससे तुमको मिल जाएगी x की वैल्यू, और x को डबल करोगे तो तुमको मिल जाएगा r और m के बीच का डिस्टेंस। ये बन गया क्या सबका? शो करो मुझे। ठीक है, ठीक है, त्वरी हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया ना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबसे इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो मार्क कर दो पहले तो। फिगर बना लिया, ड्रॉ कर लिया? चलो जल्दी फिगर ड्रॉ करो। कर लिया सबने फिगर ड्रॉ? इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ओ से परपेंडिकुलर बनाओ, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है यहां पर, टू प्रूफ है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, यहां तक सबने कर लिया ना? अब देखो, एक थ्योरम आपने पढ़ा है, मैं उसकी आधी स्टेटमेंट बोलता हूं, कंप्लीट तुम लोग करना। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इसका मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ये ए बी एडी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो एपी किसके इक्वल होगा, एपी किसके इक्वल होगा, डीपी के। तो यहां लिखेंगे एपी इज इक्वल टू डीपी। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये एक और कॉर्ड का परपेंडिकुलर है, छोटे वाले सर्कल के कॉर्ड का परपेंडिकुलर। वो कौन सा है, बीसी। तो बीसी का भी परपेंडिकुलर है, मतलब कौन से पार्ट इक्वल हो जाएंगे, बीपी और सीपी। तो अब यहां पर लिखेंगे बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, और रीजन सेम है, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, अब इसके बाद जो प्रूफ करने के लिए चाहिए वो क्या है, फिगर देखो, दोनों इक्वेशंस देखो और समझो। ए बी और सी डी को इक्वल बताना है, तो हम क्या करेंगे, अगर एपी में से बीपी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी। तो
तो एपी में से बीपी को हटाने के लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। कोई सी क्लासरूम खाली है क्या? 5 मिनट रुक, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एपी माइनस बीपी, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डीपी माइनस सीपी। अब एपी माइनस बीपी कितना होगा, चेक करो। एपी माइनस बीपी कितना हो जाएगा, एबी। सिमिलर वे में डीपी माइनस सीपी कितना होगा, डीपी माइनस सीपी हो जाएगा सीडी। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके तो अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए आज? अप्रोक्सीमेटली 4 ये और 2 वाले 6 क्वेश्चंस किए। क्या ये दोबारा बनेंगे तुम लोगों से? टेस्ट लूं अभी एक क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली हमने दोनों के एरिया को इक्वेट करके वो अननोन निकालने के लिए किया है, क्योंकि एक से पता था दूसरे। हाँ एक सेकेंड ना, मैं बता रहा हूँ उसको। 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट सुनो। नेक्स्ट क्लास में, हाँ सुन लो पहले क्या करना है नेक्स्ट क्लास में ना हम एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों से बन जाता है, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पर मेरे साथ में बनाओ, नहीं तो एडिशनल क्वेश्चन बनाना है। ओके ठीक है, जा सकते हो। हाँ जिशिका क्या पूछ रहे थे?